नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर रॉयल में आपका स्वागत है। आज स्टडी फॉर रॉयल की तरफ से बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है 2022 का, वो भारतीय राज्य व्यवस्था हम कराने जा रहे हैं। पॉलिटी का 10 वर्षों से पूछे गए जो सवाल है उसी का कराएंगे और इसमें फुल एनालिसिस करेंगे हर क्वेश्चन पे। जो केवल क्वेश्चन से नहीं, उसका एनालिसिस से जो क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है उसका भी फायदा आप लोग को मिल जाएगा। इसीलिए इसको जरूर देख कर जाएं और जहां तक हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को इसके बारे में बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तो आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, कह रहा है कि 26 जनवरी क्यों ऐसा निर्णय लिया कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया जाए। तो इसका कारण जो है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस से सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस 1930 में मनाया था इसी दिन में 26 जनवरी को, इसलिए इसी दिन को। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया 26 लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में, तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, आगे आते हैं। कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है। तो उस वर्तमान में नहीं पूछ रहा है, कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल है। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां। भारतीय संविधान का जो उस समय बना था, उस समय ये भाग था। अब इसमें जुट रहा है, तो जुट रहा है तो का खा गा गा ऐसे करके एक दो करके उसी में जुट रहा है। देखते हैं। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है कि भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, लेकिन सभी जो अनुच्छेद है उसका उपखंड है, उपखंड में बांटा गया है, का खा गा आदि के रूप में। तो संविधान में मूल पाठ में 22 भाग हैं, अभी जो बताए, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन नई अनुसूची भी जोड़ी गई है जिसकी संख्या 8 से बढ़कर 12 अनुसूची अब हो गया, पहले 8 था अब हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान में है। तो भारतीय संविधान में ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो 400 से अधिक अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर सी। इसका डिस्क्राइब पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, मिलान करने वाला है। संघीय सूची में है, इसमें 97 संघीय सूची में दिया है 97, राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47। लेकिन ये वाला जो दिया हुआ है उसके अनुसार नहीं, अभी वर्तमान के अनुसार जो दिया वो गलत है। इसमें देखते हैं कि संघीय सूची में 1945 में जब संविधान के पहले लागू हुआ था 1935 में, तो उस समय संघीय सूची में 59 विषय था, राज्य सूची में 54 विषय था और संवर्ती सूची में 36 विषय था। फिर 1950 में कितना हो गया, जब देश आजाद हो गया, संविधान बना, तो 97 प्रविष्टियां थे, मतलब 97 विषय था संघीय सूची में। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां थी और संवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां थी। लेकिन अगर वर्तमान में पूछ जाए तो वर्तमान में संघीय सूची में 100, राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52 विषय हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसके अनुसार हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, निम्न शब्दों पर विचार करना है। ए में है समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार इसको क्रमबद्ध निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष
और लास्ट में हो जाएगा प्रजातांत्रिक। इस तरह से इसको बनाना है। भारतीय संविधान प्रस्तावना में एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है 42वां संशोधन के द्वारा। तो अगर 42वां संशोधन कहेगा तो 1976, 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अगर पूछेगा 44वां संशोधन में देखते हैं, इसमें हटाया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है और संपत्ति के अधिकार को हटा के कहां जोड़ दिया गया है? भाग 12 अनुच्छेद 300 के 300A में जोड़ दिया गया है। 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से संबंधित है, नगर निगम नगर पालिका संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है इसमें से 42वें अगला फैक्ट है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो प्रस्तावना में 3 न्याय की बात हुआ है, 5 गो स्वतंत्रता की बात हुआ है। तो न्याय की जो बात है ये रूस से लिया गया है और स्वतंत्रता की जो बात है फ्रांस से लिया गया है। ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट और कहीं नहीं मिलेगा सर। अगर ये चैनल को आप लोग देखते रहेंगे तो क्वेश्चन से ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ मिलेगा, हर जगह कहीं नहीं मिलेगा, एक बार जरूर इसे देखें। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो संवैधानिक संशोधन के लिए तो साधारण बहुमत चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा कह रहे हैं कि अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों के प्रवेश। तो नए राज्यों के प्रवेश के मतलब अगर दूसरा देश का कुछ भाग मेरे देश में शामिल हो जाए तो उसको कहेंगे अनुच्छेद 2 में रखा गया है। इस साधारण बहुमत से ही पारित हो जाता है। और अनुच्छेद 3 है उसमें भी यही है, लेकिन अपने देश का जो राज्य बंटवारा हो गया, राज्य 2 भाग में बट गया, तो इसके लिए भी साधारण बहुमत चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति का अनुमति होना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो देखिए यहाँ जो भारतीय नागरिक और विदेशी गैर नागरिक मतलब गैर भारतीय हो गया, कुछ ऐसा अधिकार दिया गया केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। तो वो जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। और अल्पसंख्यकों का अधिकार जो यहाँ दिया गया है केवल ये दोनों दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिकों को मौलिक अधिकार है। तो इसमें जो मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है। मतलब झंडा फहराना, राष्ट्रीय अपना झंडा फहराना हर निजी भवन पे वो अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार है 19(1) में। अब इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है कि अनुच्छेद 14 क्या है? तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता बताता है कि मतलब विधि में, विधान में सभी बराबर हैं। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब अपने प्राण का, अपने देह का स्वतंत्र करने का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई छीन इसको नहीं सकता है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 25, ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं कि आप यही धर्म माने, जो आपको अच्छा रहे वो मान सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखते हैं 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार
राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित हुआ और ये लागू क्या हुआ, 1 अप्रैल 2010 को से लागू हो गया है। ये ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। यहां देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो देखिए, अगर ये ऑप्शन निम्न मतलब नीचे, ये ऑप्शन में 4 देखते हैं, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। तो इसमें जो 2 अधिकार है, मानव अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, वो सूचना का अधिकार, किसी के सूचना प्राप्त कर सकते हैं किसी के बारे में, या किसी चीज कोई आपके साथ गलत किया तो उसको सूचना नहीं, कहा हमको मेरे साथ गलत हुआ। एक है शिक्षा का अधिकार। ये दोनों अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है। इसका स्टेप हेड समझते हैं। अनुच्छेद 19 के 1 के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, कहीं जाने घूमने फिरने का स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति का अधिकार में ही निहित हो गया है। तो ये भी मूल अधिकार हो गया। और शिक्षा का अधिकार अभी कुछ देर पहले बताए कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये मूल अधिकार हो गया। इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें दोनों ऑप्शन सही हो गया, ए और सी, यानी कि ई हो जाएगा इसका बीपीएससी के मतलब। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो यहां देखेंगे, कह रहा है कि कौन सा सूचीबद्ध है भाग 4 में। तो भाग 4 में हमारा जो है, एक है समान काम के लिए समान वेतन, और दूसरा है समान नागरिक संहिता। यहाँ समान काम के लिए समान वेतन कहने का अर्थ हुआ कि महिला पुरुष का यह वर्णन है। ऐसा नहीं समझ जाइएगा कि बहुत से लोग समझ जाते हैं कि एक जगह काम कर रहे हैं तो सबका वेतन बराबर होगा, वो नहीं है। समान काम के लिए समान वेतन का मतलब अगर कोई लिंग भेद नहीं होना चाहिए, पुरुष हो या महिला दोनों अगर काम कर रहे हैं साथ में तो दोनों का वेतन समान ही मिलेगा, ये कहने का अर्थ होता है। बहुत सारे लोग ऐसा बता देते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि कोई उसी जॉब में कर रहा है, कोई का ज्यादा वेतन कोई का कम, तो जो गलत है। यहाँ महिला पुरुष की बात हो। अब भारतीय नागरिक संहिता बताएं, छूट गया था 44वां संविधान संशोधन आर्टिकल में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 के घ में समान काम के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। ये बता तो दिए पहले से। अब नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो जोड़ने की बात है, मौलिक कर्तव्य, तब मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 32वें अब ऑप्शन पे आते हैं, कौन कौन ऑप्शन है, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। 32वें संविधान संशोधन 1974 में संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव करने से जबरदस्ती अगर कोई कर रहा है तो इसे इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार है, ये है। और 15वें संविधान संशोधन हुआ था 1963 में, इसमें था उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु जो हो 60 से 62 वर्ष के हो, या तो 60 हो या 62 वर्ष से किया जाए। और 46 में तो पता चल ही गया, 42 में पता चल गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जोड़ा गया। नेक्स्ट आते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है सर्वा होते हैं और सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ये शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 52 के तहत दिया गया है, जिसमें कार्यपालिका शक्ति निहित है। नेक्स्ट आते हैं, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उस समय जो पद खाली रहेगा तो उस पर भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 65 के अनुसार है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र हो जाए, हटाए जाए, कोई भी स्थिति हो तो 65 के अनुसार कार्यभार संभाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पुराना हो चुका है,
2008 का है। अभी जो है ये इसमें क्वेश्चन श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र राष्ट्र के रूप में, ये तो छोड़ दीजिए। अभी अगर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो बन गई हैं, वो 15वां है, 15वां राष्ट्रपति बनी है। और अगर अच्छा ठीक है, आगे 15वां राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट देखते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो देखिए, संसद में प्रस्तुत किया गया, संसद में पास हो गया, और उसके बाद जब तक राष्ट्रपति अपनी सहमति न दे, मतलब अगर उस पर साइन कर दिए राष्ट्रपति, तो समझिए वो अधिनियम बन जाता है। ये अनुच्छेद 111 के विधेयक में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा चैनल फिर नहीं मिलेगा, एक बार जरूर देखें। इतना फुल डिटेल से कोई नहीं बताएगा, केवल क्वेश्चन बताना ही काफी नहीं है दोस्तों, एक बार जरूर देखें। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, देखिए ये तो पुराने हो गए। अभी जो है जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और वो हैं 14वें नंबर का है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 14वें नंबर का हो गए धनखड़े। और राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो 15वें नंबर, और उपराष्ट्रपति 14वें नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो सबको पता है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये हो जाएगा कौन? अटॉर्नी जनरल। 76 के 4 में है कि राष्ट्रपति के प्रयुक्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान न्यायवादी में वही योग्यता होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। बस आगे बढ़ते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो वही वाला क्वेश्चन है ऊपर वाला, महान्यायवादी। आगे बढ़ते रहते हैं। कह रहा एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि सदन से लगातार की अवधि में अनुपस्थित रहता है। तो लगातार अगर 60 दिन, यानी 60 दिन ऐसे होता है। ऑप्शन में तो 2 माह दे दिया, सही है, लेकिन ऐसे होता है कि 60 दिन, कार्य दिवस का 60 दिन। ये अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद और अनुच्छेद 190 के तहत राज्य विधानमंडल किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है अगर वह 60 दिन कार्यवाही, मतलब जब कार्य चलते रहे 60 दिन उस में नहीं भाग ले रहा है, तो उसका अपने आप निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी मार सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के क ख में कहा गया है। 80(1) के क ख में कहा गया है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में 238 से अधिक प्रतिनिधित्व तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए गए 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यही करते हुए हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल तो समाप्त होता नहीं है, समाप्त होने का विषय नहीं है। ये कब हो जाएगा? अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। यह एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट आते हैं, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो आप लोग जानते होंगे, राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। यह है संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वही क्वेश्चन आ गया, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट बढ़ते जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो सही कथन हम सब देखेंगे। सही कथन है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। सही है, धन के मामले में केवल लोकसभा ही जवाबदेही है, राज्यसभा इसको कोई मतलब नहीं है, शक्तिहीन है। और लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। ये भी सही है, राज्यसभा केवल 14 दिन तक उसको रोक सकता है।
राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। ये देख लिए, ये अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, इसलिए बताया कि राज्यसभा शक्तिहीन है। नेक्स्ट आते हैं, ऑप्शन नंबर इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी, जो नहीं, गलत है। नेक्स्ट आते हैं, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो अभी बताए थे कि राज्यसभा का इसमें शक्तिहीन है, तो केवल लोकसभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान जो बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। देखिए इसमें है कि अगर बजट पारित नहीं हो पाया है, लंबित है, तो जितना दिन अगर पारित नहीं होता उस खर्च के लिए जो होता है वही लेखानुदान होगा। समझ गए? अब इसको आगे बढ़ाते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति कहाँ? लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाके रिपोर्ट देगी लोक लेखा समिति। तो यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा कि लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। समझ गए? इतने में इंपॉर्टेंट ही है कि लोकसभा में 15 को होता है, राज्यसभा में 7, कुल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो सही कथन पहले देख लेते हैं कौन कौन सही है। तो सही है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, यह भी सही है। फिर है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यह भी सही है। तो इसमें गलत कौन हो गया? सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत है। देखिए, सशस्त्र सेना न्यायाधीश अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल का अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, यहाँ छूटा हुआ नहीं, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार जब आ गया, तो जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरह से राज्य में राज्यपाल होगा, संवैधानिक अधिकारी अध्यक्ष। ये संविधान के अनुच्छेद 154 एक के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट आते हैं, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। आगे बताए थे कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक कार्य करता है और 217 एक के का के साथ इसका सिद्धांत कदाचार अगर होता है तो भी दे देता है, जिसको कहते हैं जैसे राष्ट्रपति का होता है उस तरह से इसमें हटाने का प्रावधान है 217 के एक के तहत। भारत नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। चलित न्यायालय एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना, उन्हीं का एक दिमाग की उपज था ये, है ना, कि हर जगह चलित न्यायालय हो, मोबाइल कोर्ट जिसको कहते हैं। ये अच्छा सिद्धांत दिए थे। 4 अगस्त 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनहारा में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया था। ये किए थे, सबसे पहले परिकल्पना इन्हीं के दिमाग में आया था, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम के दिल में। चलिए आगे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जब कब लगेगा? जब अनुच्छेद 352 का प्रयोग होगा। और इसमें देख लेते हैं, अनुच्छेद 371 है, तो कुछ राज्यों के लिए विशेष क्षेत्रों के विकास की बात किया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नागालैंड, ये सबसे संबंधित है अनुच्छेद 371। और 370 तो हटा दिया गया, आप लोगों को पता होगा, जम्मू कश्मीर वाला मामला था। अनुच्छेद आगे बढ़ते हैं,
आगे है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये जो संशोधन हुआ कि मतदान की आयु जो हो वो 61वें संविधान संशोधन 1989 से किया गया। नेक्स्ट आते हैं, आम चुनावों में मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। सरकारी भाषाओं की संख्या है इसमें देखिए इसमें है 18, लेकिन वर्तमान में हो गया है 22। शामिल हो गया, अभी वर्तमान में कितना हो गया, 22 हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। तो त्रिस्तरीय, देखिए त्रिस्तरीय रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगर यही द्विस्तरीय हो जाता तो हो जाता अशोक मेहता समिति। द्विस्तरीय के लिए हो जाएगा अशोक मेहता समिति और त्रिस्तरीय के लिए हो जाता बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो विशेषता देख लेते हैं सब पहले। त्वरित निर्णय, ये तो सही है। लचीलापन भी सही है। बड़े देशों के लिए आदर्श, ऐसा जरूरी नहीं है, ये गलत है। और नेक्स्ट है कानूनों की एकरूपता, तो ये तीनों तो सही है। त्वरित न्याय भी होना चाहिए, तुरंत न्याय मिले। लचीलापन हो, मतलब जिससे न ज्यादा किसी को लगे कि हाँ हमको साथ अन्याय हुआ है। और कानून की एकरूपता, बड़ा हो छोटा हो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। तो इसमें गलत हो गया सी नंबर। नेक्स्ट आते हैं, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो विकेंद्रीकरण जो हो गया बलवंत राय मेहता ने किए थे। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत किया था और उसने कहा था कि इसमें 3 स्तर होना चाहिए। पंचायती राज संगठन में 3 स्तर होना चाहिए, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर, जो अभी तक ही अब लागू है। 3 स्तर हो गया। अब आते हैं अशोक मेहता समिति निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता का भी बताए थे कि द्विस्तरीय सरकार है, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। ये लाए थे 2 स्तरीय पंचायत की प्रस्तुति किए थे। नेक्स्ट आते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया है, 14 अगस्त 2007 को संसद हो, पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो अस्थायी सदस्य इसमें जर्मनी नहीं है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 गो अस्थायी होता है और 10 गो अस्थायी होता है। तो अस्थायी सदस्य में देख लेते हैं, 5 का नाम याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये 5 सदस्य अस्थायी हैं। और 10 का इससे छांट लीजिएगा, 10 को तो बदलते रहते हैं हर 2 वर्ष पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है मानव अधिकार के संरक्षण से। नेक्स्ट आते हैं, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है। तो देखिए इसमें है, पुराना क्वेश्चन हो गया 2008 का है, ऐसे इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, न्यू चाइना न्यू एजेंसी।
किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ये देखिए, ये पूछता है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो येलो बुक कहते हैं फ्रांस का। अब देखिए, ब्रिटेन, ब्रिटेन का भी नाम है व्हाइट पेपर, ब्रिटेन का है और भारत का भी है। इटली का जो है ग्रीन है, इटली का ग्रीन बुक, ग्रीन पेपर। ईरान का भी है। जर्मनी का व्हाइट बुक है। चीन पुर्तगाल का भी ऑरेंज बुक है नीदरलैंड का। ग्रे बुक है बेल्जियम और जापान का। ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट और कहीं नहीं मिलेगा, आप एक बार जरूर से देखें। ग्रे बुक बेल्जियम और जापान का है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में हुआ था। ये तो आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में। इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताने की जरूरत है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। ये ध्यान दीजिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। संविधान के अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए हैं। संविधान के शेष जो उपखंड बचे 26 जनवरी 1950 से अभी तक प्रभावी है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान दिवस। तो भारतीय संविधान दिवस कब हो जाएगा? 26 नवंबर को होगा, वही दिन लागू हुआ था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संविधान सभा द्वारा। इसमें भारतीय संविधान के 11वें अधिवेशन में, यहाँ ध्यान देना है, एक्स्ट्रा फैक्ट है कि भारतीय संविधान के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। वीवीआई क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा कर्म सही है? ध्यान देना कर्म से। तो 42वें संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ प्रस्तावना में है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यह कह रहा है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया है। पूछेगा कि धर्मनिरपेक्ष समाजवादी कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में। जोड़ने के पश्चात संविधान इन शब्दों को निर्धारित क्रम है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एकदम याद रखना है, एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी। सीरियल नंबर से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, करा भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, जानते होंगे संविधान कि आप लोग, प्रस्तावना हम भारत के लोग के शब्दों से होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रजातंत्र का क्या मतलब है? प्रजातंत्र का आशय जो है जनता के लिए, जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। अब भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है, जब मन हुआ जब बदल दिए। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति जो है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। देखते हैं, अलग अलग राज्य है तो सब लगता है कि अलग अलग बंटवारा हो गया है, लेकिन अगर जब देश की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। वहां पे हो जाता है हम भारत के निवासी हैं।
नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो देखिए 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा होते रहता है इंडिया में, दल बदल विरोधी कानून से। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंध दल बदल से है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 2/3 जो अधिकार 2/3 से पारित होता है। अगर 2/3 किसी दल का खत्म हो गया तो उसका मान्यता रद्द हो जाता है। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार ये है राष्ट्र सूची में चला गया है। ये राष्ट्र सूची का विषय हो गया ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए भारतीय नागरिकता प्राप्त 5 तरीका से कर सकते हैं। कम से कम जन्म के आधार पे, देशीकरण द्वारा कर सकते हैं, किसी भूभाग को सम्मिलित करके। लेकिन अगर आप रुपया जमा कर लीजिएगा भारतीय बैंक में तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं भारतीय नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। तो नागरिकता संशोधन कानून जो पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संविधान संशोधन 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी तिथि को लोकसभा से पारित भी किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित हो गया। राष्ट्रपति इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट आते हैं विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है। तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यही है विधि का नियम, कि सभी के लिए एक कानून हो और सभी के लिए एक न्यायतंत्र भी हो। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकार का लागू करने की शक्ति जो दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 32 है और उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 को प्राप्त है ये मौलिक अधिकार लागू करने के लिए। 5 प्रकार के रीट जारी करता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। इसमें है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। आगे हम सब बताएंगे बंदी परमादेश के बारे में, सबके बाद आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो नागरिकों को मौलिक अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णन किया गया है और वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। पहले 7 था, अब हो गया 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है इसलिए अब मार्क 6 है। भारत के संविधान को का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है। तो अनुच्छेद जो है 19 प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है। देखते हैं आगे इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को उल्लेख किया गया है। इसमें अनुच्छेद 19 के 1 के में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित आ गया। आगे है कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो मूलभूत अधिकार इसमें संपत्ति का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्ट मार्टम भी कहा जाता है। तो अधिकार परीक्षा का एक नाम है पोस्ट मार्टम। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। ये संविधान की आत्मा और हृदय ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 32 को कहा गया है। ठीक है, आगे आते हैं एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो एक कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श को जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श नीति तत्वों में वर्णित है। ये आदर्श है जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन पर ध्यान रखना चाहिए, यही है मेन। नेक्स्ट आते हैं भारत के में निम्नलिखित में किससे अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट आते हैं, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। और इसके बारे में देखते हैं विशेष रूप से। कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश देता है, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों के राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। नेक्स्ट आते हैं, मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। पीछे तो इसे हम पढ़ लिए हैं, आगे देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना है? तो 10 आचार आदेश है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना। ये अनुच्छेद 51 के क च में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। देखिए, संसद बनने के लिए राष्ट्रपति चाहिए, लोकसभा चाहिए और राज्यसभा, तीनों मिलकर संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, दोनों द्वारा हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा, बी और सी दोनों सही है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आ जाए तो विवाद को सौंपा जाता है। तो जब चुनाव में विवाद आ जाए तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय इसका निपटारा करते हैं। ये अनुच्छेद 71 के 1 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चित अंतिम होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो पद से जब हटाना रहेगा तो संसद द्वारा इसको महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ये देखिए, अनुच्छेद 61 के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 53 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 1 के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ऊपर हथियार बंद विद्रोह के आधार पर भी कर सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर भी कर सकता है और युद्ध के आधार पर भी कर सकता है। जब उसको लगे कि यह सब घटना हमारे देश में हो रहा है या देश के बाहर हो रहा है तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 352 के अनुसार। नेक्स्ट है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन राज्य में लगेगा राज्यपाल की सिफारिश से, यानी गवर्नर के, हो जाएगा सी ऑप्शन। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जा सकता है। आगे आते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का इसका भी करता है नियुक्ति। देश में किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार भी है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये नहीं कर सकते हैं, ये राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164 1 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करता है। इस चैनल के सिवा कोई भी ऐसा चैनल ऐसे डिटेल में नहीं आपको बताएगा। एक बार जरूर देखकर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए।
एक का वर्णित है अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या में बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्पित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष पहुंचे। स्वतंत्र आप देखिए आगे क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो ये जान रहे थे, कहां से थे? बिहार से थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा थे, संविधान सभा का। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें सत्य कथन असत्य वाला छोड़ देते हैं, पहले सत्य वाला देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। दूसरा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। फिर कह रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, गलत है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो सही है। तो अब कौन गलत हो गया? सी गलत हो गया कथन। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ये ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होता है, यही ध्यान देना है। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य किसका होता है? केंद्र सरकार का। 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित से राष्ट्रपति को संसूचित करें और इसकी जानकारी राष्ट्रपति मांगे तो भी दें। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति। इसमें देखेंगे अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। प्रसाद प्रयत्न का मतलब हुआ जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे जब तक वो हैं, नहीं चाहेंगे तो उसको हटा भी सकते हैं। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये ध्यान देना, यही पूछता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति हो जाएगा। और अगर यही रहेगा मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से आ जाए तो राष्ट्रपति हो जाएगा, सामूहिक रहेगा तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, तो देख रहे हैं आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तो आंसर गलत दिया हुआ, ये हो जाएगा, लोकसभा के प्रति होना चाहिए था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। देखते हैं इसका, कह रहा है भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती है। राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका कहकर रहकर कार्य करती है क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 94 नंबर पे आ गए हम सब। भारत की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? तो वक्तव्य जो है इसमें जो हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक भी हो सकता है। इसको पढ़ लेते हैं। शासन प्रणाली की समानता 2 पहतियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में जो व्यवस्था है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका गठन करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापक के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इससे तरह से कह सकते हैं सब इसका सही है, अतः विकल्प ई हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत के प्रति प्रधानमंत्री जो हैं लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। आगे आते हैं,
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। मंत्रिमंडल का वीवीआई क्वेश्चन है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया मंत्रिपरिषद का प्रयोग। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषय का परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। ये अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किया रहता है। 98 नंबर पे आ रहे हैं, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अभी ऊपर देख लिए हैं हम सब, इसका आंसर भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार का कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। अनुच्छेद 165 के अनुसार आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। वो कब हुआ था? 1956 में। आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन 1956 पारित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान किया गया। तो इस तरह से आज पार्ट 1 राज्य व्यवस्था का समाप्त हुआ और पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जितना से अधिक हो शेयर करें, जिससे लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो। प्रीवियस ईयर के इस कड़ी में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का अपलोड वीडियो कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग उसे जरूर देखें। धन्यवाद।